Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and this is a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. हम हर एक थ्योरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। और ये है अपना 19th लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को करेंगे, मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.5 में जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा वो देखेंगे, 2-4 मिनट का इंट्रोडक्शन कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं या उसका फॉर्मूला क्या है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो जैसा कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो कैसे होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब क्या है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में का जो फॉर्मूला बना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला उसी एलिमिनेशन मेथड से बना है, बस इस इक्वेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है, वो होता है, हम ऐसे लिखेंगे x बाई और यहाँ कॉन्स्टेंट, यहाँ x का कोफिशिएंट a1 b1 c1 कॉन्स्टेंट लिखेंगे यहाँ पे हो गया a2 b2 और c2, इस तरह से। अब क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम समथिंग लिखना है, हमें यहाँ बाई डिवाइडेड बाई समथिंग लिखना है, इक्वल्स टू c कॉन्स्टेंट में 1 डिवाइडेड बाई समथिंग लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नीचे क्या लिखना है, x के नीचे, तो x के नीचे क्या टर्म आएगा वो लिखने के लिए क्या है, हम x के नीचे लिखना है, तो x के नीचे के कोफिशिएंट को हम गायब कर देते हैं, ठीक है, मतलब इसको भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए। अब हमारे पास 2 पेयर ऑफ कोफिशिएंट बच गया, तो x के जस्ट बाद वाला जो टर्म है बाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, ठीक है। तो x के जस्ट बाद बाई है तो इसका पहले कोफिशिएंट हम लेंगे, ठीक है, मतलब b1 c2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको भी करेंगे और बाद वाले को माइनस करेंगे, तो क्या हो गया b1 c2 माइनस b2 c1, ये लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मतलब कोफिशिएंट्स जो भी हैं उसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके इस तरह से उसका वैल्यू लिखेंगे हम। अब बाई का टर्म चाहिए, तो बाई के नीचे का टर्म चाहिए, तो बाई के नीचे का टर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम बाई का कोफिशिएंट ये जो टर्म है इसको हम भूल जाएंगे, ठीक है, या इसको हाइड कर देंगे। तो बाई का लिखने के लिए, एक्स का लिखने के लिए एक्स का कोफिशिएंट हमने हाइड कर दिया था, बाकी 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्सट्रैक्ट किया। बाई का लिखने के लिए बाई का कोफिशिएंट जो है उसको हाइड कर देंगे। अब हम इसको लिखेंगे, तो बाई का कोफिशिएंट हाइड करने के बाद हमारे पास बच जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बचता है, वो बचता है ये टर्म, ये और ये, मीन्स a2 c2 a1 c2 और a2 c1। लेकिन क्या है, किस में से किसको माइनस करना है, तो बाई के जस्ट बाद सी की तरफ से चलेंगे, मतलब बाई के नीचे लिखना है, तो बाई के नीचे का तो हाइड कर दिया, उसके बाद बाई के बाद क्या है सी, तो यहाँ से पहले ये टर्म लिखेंगे उसके बाद इसका टर्म लिखेंगे, मीन्स c1 a2 पहले लिखेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1 c2 या तो c2 a1, ये टर्म होगा। अब क्या है, हमें 1 के नीचे का कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट के नीचे का टर्म लिखना है, तो इसका कोफिशिएंट को हाइड कर देंगे। अब क्या हम लिखेंगे, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे, ठीक है। ये b1 है, तो अब इसको हाइड कर देंगे। अब हमारे पास क्या है ये, तो c के बाद क्या आता है, c के बाद फिर से यहाँ पे आएगा रिटर्न, तो मीन्स a1 b2, यहाँ लिखेंगे a1 b2 माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देंगे a2 b1, ठीक है। ये होता है लिखना। और जब ये हम लिख लेंगे तो क्या है, x डिवाइडेड बाई कोई कांस्टेंट आएगा, फिर y डिवाइडेड बाई कोई कांस्टेंट आएगा, फिर 1 डिवाइडेड बाई कोई कांस्टेंट आएगा। तो x बाई समथिंग को इससे एक बार इक्वल कर देंगे, फिर y बाई समथिंग को इससे इक्वल कर देंगे, इससे हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। साथ में इसमें हम चेक भी कर लेते हैं पहले कि सोल्यूशन है भी कि नहीं इक्वेशन का, तो उसके लिए वही फॉर्मूला लगाते हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ऐसा है तब हम सोल्यूशन निकालेंगे इस तरह से, अदरवाइज दोनों केस में क्या है, एक केस में a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो गया, तब तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, उस केस में सोल्यूशन नहीं निकालेंगे।
और a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो गया, तब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है। इस केस में सोल्यूशन ही नहीं होगा, तो इस केस में भी नहीं निकालेंगे। अब बस इस केस में जब दो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, उस केस में हम ऐसे करके सोल्यूशंस निकालते हैं। इस तरह से हम x बाई कॉन्स्टेंट लिख लेंगे, इस सबका कोफिशिएंट लिख लेंगे, उसके बाद x के बाद x डिवाइडेड बाई ये इंटू ये टर्म माइनस ये टर्म, ठीक है, बाई डिवाइडेड बाई ये टर्म इंटू ये टर्म माइनस ये टर्म, और कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ये टर्म इंटू ये टर्म, ठीक है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये लिखते हैं। तो ये है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये है अपना फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन। अब क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन है भी कि नहीं। तो a1 बाई a2 का वैल्यू क्या हो रहा है 1/3, b1 बाई b2 का वैल्यू कितना हो रहा है -3 डिवाइडेड बाई -9 मीन्स ये भी हो रहा है 1/3, और c1 बाई c2 का वैल्यू क्या हो रहा है -3 डिवाइडेड बाई -2 मीन्स 3/2। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू हो रहा है b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये क्या होता है पैरेलल लाइंस, तो इसका क्या होगा नो सॉल्यूशन, इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो ये है अपना सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या है a1 बाई a2 का वैल्यू क्या आ रहा है 2/3, 1/2, 5/8 मीन्स तीनों अलग है, इसका सॉल्यूशन तो होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तो सही फॉर्म में पहले लिख लेते हैं 2x प्लस बाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो गया 3x प्लस 2 बाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब क्या करते हैं, हम x बाई और कांस्टेंट इस तरह से इसको ऐसे लिखते हैं। पहले कोफिशिएंट क्या हो गया, x का कोफिशिएंट 2 हो गया, बाई का कोफिशिएंट b1 क्या हो गया 1, और इसका क्या हो गया -5, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 3, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट -8। अब क्या है, ये तो हमारा टर्म हो गया जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लिखेंगे टर्म, लेकिन लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम x बाई समथिंग इक्वल्स टू बाई डिवाइडेड बाई समथिंग इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई समथिंग, इस तरह से लिखेंगे। तो x डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, जब x का जब हमें ये लिखना है, x का डिनोमिनेटर लिखना है, तो हम x का कोफिशिएंट को भुला देते हैं, उसके बाद ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये करते हैं, मीन्स 1 इंटू -8 क्या हो गया -8 माइनस ये इंटू ये -2 इंटू 5 क्या हो गया -10, ठीक है, ये टर्म हो गया। अब बाई का कोफिशिएंट लिखना, बाई का डिनोमिनेटर लिखना है, तो इसको हाइड कर देते हैं, फिर हम ये इंटू ये करते हैं, माइनस ये इंटू ये करते हैं, मीन्स ये इंटू ये कितना हो गया -5 इंटू 3 -15 माइनस ये इंटू ये क्या हो गया -16, ठीक है। और सी का जब डिनोमिनेटर लिखना है तो क्या होता है, इसको हाइड कर देते हैं, फिर 2 इंटू 2 करेंगे -3 इंटू 1, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 ऐसे लिखते हैं। मीन्स फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, ये इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर दिया। सेकेंड केस में क्या किया था, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस किया, और थर्ड केस में क्या किया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस किया, ठीक है। अब क्या है, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो x डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया माइनस प्लस 10 और 10 माइनस 8 ये हो गया 2, बाई डिवाइडेड बाई क्या हो गया -15 माइनस प्लस 16 इक्वल्स टू 1, ये कितना हो गया 1/4 - 3 1। अब क्या है x बाई 2 बाई 1 इक्वल्स टू 1/1, तो हम एक बार इसको इक्वल कर देंगे, x बाई 2 इक्वल्स टू 1/1, तो यहाँ से क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 आ जाएगा, फिर बाई 1 को कर देंगे 1/1 के इक्वल, इस टर्म को एक बार इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाई इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से अपना इसका सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 2 और बाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40,
तो ये इक्वेशन आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो है कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि इस इक्वेशन में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू 1/2, b1/b2 इक्वल्स टू 1/2 और c1/c2 इक्वल्स टू 1/2। तीनों आ रहा है, मीन्स क्या हो गया, ये कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, x - 3y - 7 इक्वल्स टू 0, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 3x - 3y - 15 इक्वल्स टू 0, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम चाहे तो थोड़ा सॉल्व कर, इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, इसमें 3 कॉमन लेके इसको हटा सकते हैं, तो अपना क्या इक्वेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। अब क्या है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले x, y और कांस्टेंट का कोफिशिएंट लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -3 है, इसका -7 है, इसका क्या हो गया 3, इसका -3, इसका -15। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम x का डिनोमिनेटर क्या होगा ये लिखना होता है, फिर y का डिनोमिनेटर क्या होगा, फिर इस कांस्टेंट का डिनोमिनेटर क्या होगा ये लिखना है। तो x का डिनोमिनेटर क्या होता है, उसके लिए हम इसको हाइड कर देते हैं, ये टर्म इंटू ये टर्म, ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। जिस लाइन को हम पहले ड्रॉ मैं खींच रहा हूँ वो पहले मल्टीप्लाई करके लिखना है। पहले मैंने इसको खींचा फिर इसको खींचा, तो क्या हो गया, -3 इंटू -15, ये हो गया 45 माइनस ये कितना हो गया, -7 इंटू -3, ये हो गया 21। ठीक है, अब क्या है, बाई का टर्म लिखना है, बाई का डिनोमिनेटर लिखना है, तो बाई के कोफिशिएंट को हाइड कर देंगे। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, फिर ये होगा ये टर्म इंटू ये टर्म, मीन्स -7 इंटू 3 -21 -1 इंटू -15, तो ये हो गया -15। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद हमें कांस्टेंट का कोफिशिएंट लिखना है, तो इसको डिनोमिनेटर लिखना है, तो इसको गायब कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे पहले ये फिर ये, तो हो गया -3 -3 इंटू 3 -9, ये हो गया अपना टर्म। अब क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो गया, x डिवाइडेड बाई ये कितना बच गया 24, बाई डिवाइडेड बाई ये कितना बच गया -6, और ये कितना हो गया 6। ठीक है, अब इन तीनों में 6 कॉमन है, तो 6 हम कैंसिल कर सकते हैं, निकाल के काट सकते हैं, या डायरेक्ट एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, एक बार इसको इसके इक्वल कर दो। अब क्या है, x/24 को हम एक बार इक्वल करेंगे 1/6 से, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 24 इधर मल्टीप्लाई होगा 24/6, मीन्स इसका वैल्यू हो गया आ गया 4। दूसरी बार इन दोनों को इक्वल करेंगे, बाई डिवाइडेड बाई -6 इक्वल टू 1/6, तो बाई इक्वल्स टू क्या हो गया, -6 इधर जाएगा, तो -6 डिवाइडेड बाई 6, इसका वैल्यू हो गया -1। तो इस तरह से अपने पास x का वैल्यू 4, एक आंसर ये आ गया, बाई का वैल्यू -1, इस तरह आंसर आ गया। तो इस तरह से अपना फर्स्ट का चारों पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो ये है अपना सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कह रहा है कि ये 2 इक्वेशन है अपने पास, एक ये इक्वेशन है और एक दूसरा ये इक्वेशन है। तो इन दोनों में a और b का ऐसा क्या वो वैल्यू होगा जिसके लिए इसके इन्फानाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इन्फानाइट सोल्यूशंस के हमारे पास क्या कंडीशन होते हैं कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए, तभी इन्फानाइट सोल्यूशन होते हैं। तो हम इसको क्या कर लेंगे, a1/a2, a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, डिवाइडेड बाई a2 का वैल्यू क्या है, इस दूसरे इक्वेशन में जब x का कोफिशिएंट है वो होगा a2 का वैल्यू क्या है a - b, इसका वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, b1/b2, b1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, अब b2 का वैल्यू क्या है, मीन्स बाई सेकेंड इक्वेशन में बाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है a + b। थर्ड क्या है c1/c2, c1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है -7, ये 7 है, इसको इस साइड लेके आ रहे हैं तब वो c1 हो जाएगा, तो -7 इस साइड आके होगा -7 इक्वल्स टू क्या होगा, नीचे वाले इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसका टर्म वो होगा, तो ये पूरा को इधर साइड लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस ये टर्म 3a + b - 2 ये होगा। तो इस तरह से अपना इतना बाई इतना इक्वल्स टू ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये हो गया। अब क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें से 2 इक्वेशन हमारे पास सिंस अननोन क्या है a और b, 2 अननोन है, और इक्वेशन हम यहाँ से बना सकते हैं 2, एक तो इसको इसके साथ एक इक्वेशन बना सकते हैं, दूसरा इसका इक्वेशन बना सकते हैं।
ठीक है। या फिर इन दोनों के साथ एक इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से भी ए बी का इक्वेशन बन जाएगा, और दूसरा इसका इसके साथ या तो इसका इसके साथ इक्वेशन बन जाएगा। इस तरह से आप कहीं से भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो सपोज हम इन दोनों को लेके एक इक्वेशन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस a प्लस बी का 2 से मल्टीप्लाई होगा। चलो पहले एक बार यहाँ लिख लेते हैं, 2 बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू क्या हो गया, 3a माइनस 3b। अब क्या है, इधर 3a है, इधर 2a, 2a को उधर लेके जाएंगे और 3b को इधर लेके आएंगे, तो 2b प्लस ये 3b इधर आएगा तो प्लस 3b हो जाएगा, और ये 3a और 2a उधर जाएगा तो माइनस 2a हो जाएगा। ये हो गया 5b इक्वल्स टू a। ये एक रिलेशन हुआ 5b इक्वल्स टू a, मीन्स a इक्वल्स टू 5b, फर्स्ट रिलेशन आया। अब क्या है, हम इसका इसके साथ रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, माइनस माइनस कैंसिल होकर 7 बाई इतना बच जाएगा टर्म, तो हम इसको इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं। अब 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया, 7a प्लस 7b। ये हो गया अपना। अब क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 9a इधर 7 को इधर लेके आ जाएंगे तो 9a माइनस 7 है, 2a हो जाएगा। 3b है, इधर इसको 7b को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7b, तो 3b माइनस 7b माइनस 4b हो जाएगा, इक्वल्स टू राइट साइड क्या बच जाएगा, ये 6 जो है माइनस 6 राइट साइड जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से हम क्या है, a माइनस 2b इक्वल्स टू 3 हो गया। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5b है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 5b रख दो, माइनस 2b इक्वल्स टू 3, तो 5b माइनस 2b ये क्या हो गया, 3b इक्वल्स टू 3, तो b का वैल्यू क्या आ गया, 1। अब b का वैल्यू 1 आ गया तो a का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू अगर 1 है तो a का वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू 1, a का वैल्यू 5 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 5 जब होगा तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन, a इक्वल टू 5 b इक्वल्स टू 1। अब हम देखेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड का सेकंड पार्ट में क्या है, दो इक्वेशन है अपने पास, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और इतना इक्वल्स टू ये। तो इसमें कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये है अपना फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो कोई सॉल्यूशन ना हो इसके लिए कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू होना चाहिए b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा अपने पास, a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई a2 का वैल्यू क्या है, नीचे वाले जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट 2k माइनस 1, b1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 यहाँ पे, और b2 का वैल्यू क्या है k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 बाई c2। तो c1 का वैल्यू क्या है -1, क्योंकि इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, और c2 का वैल्यू क्या है, इसको इधर लेके आएंगे तो -2k प्लस 1। ये माइनस माइनस वैसे कैंसिल ही हो जाता है हमेशा, लेकिन फिर भी c जो है वही हम लिखेंगे। तो ये चलो इसके बाद ये कैंसिल होकर खत्म होकर दोनों प्लस हो गया। अब क्या है, हमारे पास ये कंडीशन बना, तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों से हम पहला इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। तो क्या हो गया, 3 टाइम्स 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई k माइनस 1, ये होना चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 2k, ये हो गया k इक्वल्स टू, ये -3 जो है उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +3, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो k इक्वल्स टू यहाँ पे आ रहा है 2, ठीक है। जब हम इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं, इन दोनों को, तो k इक्वल्स टू 1 आ रहा है, सॉरी k इक्वल्स टू 2 आ रहा है। लेकिन क्या है, इससे k इक्वल्स टू 2 तो आ रहा है, लेकिन
सिर्फ इन दोनों का रिलेशन हुआ कि k का वैल्यू 2 रखने पे ये और ये दोनों इक्वल होगा, लेकिन हमें ये इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है, या तो इसको इसके साथ इक्वल नहीं होना चाहिए, या तो फिर इसको इसके साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या है, अगेन हम क्या करेंगे, 1/k-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2k+1। ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k+1 इज नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू k-1। इस k को इधर लेके आ जाएंगे तो 2k में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा k, ये -1 है, इसको राइट से लेके जाएंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, -2। तो क्या है, k का वैल्यू क्या है, -2 नहीं होना चाहिए। यहाँ इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए k का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि k का वैल्यू हमारे पास जब 2 आया था, तो इस इक्वेशन वैसे अगर हम चेक करें कि k का वैल्यू 2 रख लें तो क्या हो जाएगा, 3/2, 2 जब 4 -1 3, यानी 3/3 मीन्स 1, इसका वैल्यू 1 आ गया। इसका वैल्यू 1/3 - 1 2, सॉरी 2 - 1 1, 1/1, इसका भी वैल्यू 1 आ गया। मतलब ये टर्म भी 1 हो गया, a1/a2 1 हो गया, b1/b2 1 हो गया, और c1/c2 का वैल्यू, इसमें अगर 2 का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 जब 4 + 1 5, 1/5। तो यहाँ पे हमें ऐसा पता चल रहा है कि k का वैल्यू 2 रखने पे इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जा रहा है k का वैल्यू 2 रखने पे। ठीक है, लेकिन क्या है, लेकिन उसके बाद भी हम इस चीज़ को थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं कि k का वैल्यू 2 होने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, लेकिन इसका रिलेशन हमें पता नहीं चला था, इसलिए हम इसके रिलेशन को देख लेंगे। इससे पता चलेगा कि k का वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं, -2 नहीं होना चाहिए। और एक बार इसको भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है, कि इन दोनों में क्या होता है। वैसे हमारा सोल्यूशन ये आ चुका है, क्योंकि k का वैल्यू 2 रखने पे हम देख रहे हैं कि ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये इज नॉट इक्वल टू ये बाई ये हो जा रहा है, मीन्स पैरेललाइज हो रहा है। लेकिन क्या है, हम इसको भी चेक कर लेंगे एक बार, 3/, कि इससे क्या निकल के आ रहा है, 3/2k-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2k+1। इससे क्या हो रहा है, 6k+3 इज नॉट इक्वल टू 2k-1, 4k इज नॉट इक्वल टू -4, इस k इज नॉट इक्वल टू -1। मीन्स यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास जितना भी कंडीशन है उससे क्या, k का वैल्यू 2 हो सकता है, k का वैल्यू -2 नहीं हो सकता, और k का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। तो हमें सॉल्यूशन में क्या चाहिए कि कौन सा वैल्यू हो सकता है, तो k का वैल्यू 2 हो सकता है, तो 2 हम इसका आंसर इसमें हम चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं, हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन तीनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ए इज नॉट इक्वल टू ये बाई ये हो रहा है 2 के केस में, इसलिए 2 अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड का सेकंड भी हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो यह है अपना थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं, इसमें हम किसी एक से एक वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे के टर्म में फाइंड आउट करके दूसरे में डाल देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम बनाए तो क्या करेंगे, सपोज हम इस इक्वेशन को हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, 8x + 5y = 9। तो 8x y का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, 5y = 9 - 8x, तो y = क्या हो गया, 9 - 8x / 5। ये हो गया अपना y का वैल्यू। इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। जब इक्वेशन 2 में इसको हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 2 × y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या है, 9 - 8x / 5 = 4। अब ये क्या हो गया, 3x प्लस ये क्या हो गया, 9 × 2 18/5 को अलग कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया -16/5 -16/5x। ठीक है, 8 × 2 = 16 -16/5x इक्वल्स टू क्या हो गया, 4। इसमें इन दोनों को एक साथ कर लो, ये क्या हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 15x - 16x -x/5 हो गया इसका वैल्यू इन दोनों का, और इसको हम इस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या हो गया, 4 / 18/5। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया,
इसका ये हो गया -8/5, सॉरी -x/5, और ये वैल्यू हो गया 2/5, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे -2। अब x का वैल्यू अगर -2 इसमें हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 इंटू -8, ये हो गया 16, 16 + 9 25, 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 5 आ गया। तो इस तरह से अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे सोल्व करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर करना है तो वो क्या करेंगे, इसको हम मिटा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x बाई और कांस्टेंट, x का यहाँ क्या हो गया 8, ये नीचे हो गया 3, यहाँ हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया -9, ये हो गया -4। ठीक है, अब हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई समथिंग, y डिवाइडेड बाई समथिंग, और कांस्टेंट में 1 डिवाइडेड बाई समथिंग। ये क्या होगा, x का चाहिए डिनोमिनेटर, तो ये गायब हो जाएगा। 5 इंटू -4 -20 -18, ये हो गया। बाई का इसको गायब कर देंगे, फिर पहले इसको करेंगे -27 -32, इसका करना है तो इसको गायब कर देंगे, फिर इसको करेंगे 16 माइनस ये हो गया 15। इन दोनों का गुना इन दोनों का ऐसे होता है, सबसे पहले इन दोनों का ऐसे, फिर रेड वाला एक ये भी होगा, इन दोनों का ऐसे। ठीक है, टोटल 3 होता है इसमें। अब इसका वैल्यू क्या आ गया, x डिवाइडेड बाई -2, ये हो गया -18 माइनस और -18 +18 हो गया, और -20 ये हो गया -2, बाई डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये +32 हो गया, ये हो गया 5, और ये कितना हो गया 1/1। इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे, सॉरी इसको इसके साथ एक बार सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, x बाई -2 इक्वल्स टू 1/1 करेंगे तो x इक्वल्स टू आ गया -2, फर्स्ट सॉल्यूशन। अब बाई बाई 5 को 1/1 से इक्वल करेंगे तो क्या होगा, बाई इक्वल्स टू 1। इस तरह से x इक्वल टू -2, बाई इक्वल्स टू 1 आ गया इसका आंसर, सॉरी बाई इक्वल्स टू 5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो इस तरह से ये अपना थर्ड क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या है, लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करना है, और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद किसी भी अलजेब्रिक मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, मतलब कुछ फिक्स चार्ज है प्लस कुछ क्या है पर डे के खाने के हिसाब से चार्ज है। हमने दो तरह के इसमें चार्ज हैं, एक फिक्स चार्ज, एक वेरिएबल चार्ज। जैसा कि हम लोग एक लाइब्रेरी वाले केस में हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे, उस टाइप का क्वेश्चन। व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days सी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज, वेर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days, उसको कितना पे करना पड़ता है, 1180 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो इसमें हॉस्टल चार्ज और फूड चार्ज दोनों पता करना है। तो सबसे इसमें भी हम वैसे कर लेंगे, फिक्स चार्ज मान लेंगे x है, लेट फिक्स चार्ज ये x है, और पर डे चार्ज इक्वल्स टू बाई है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, उसका क्या बता रहा है, 20 days स्टे करने का उसको लगा है 1000 रुपी, मीन्स x रुपी लगा होगा प्लस 20 days का 20 बाई लगा होगा। मतलब हॉस्टल के बाकी चार्जेज जो हैं वो फिक्स चार्ज है, वो x है, और प्लस 20 डे रहा होगा तो 20 days का खाना खाया होगा तो 20 बाई होगा। ये मिला के कितना हो रहा है 1000 रुपीज़। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। ए के लिए ये हो गया, बी के लिए क्या है, बी रही है क्या 26 days, मीन्स उसका भी x तो फिक्स चार्ज लगेगा ही, और 26 days का खाने का लगेगा, वो कितना है 1180 रुपीज़। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमें चाहिए x और y का वैल्यू। तो हम इक्वेशन 2 से किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सिंस करना है तो हम जो सबसे आसान दिख रहा है वैसे कर लेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर हम कर दें तो x माइनस एक्स 0 हो गया, 26 माइनस 20 ये हो गया 6 बाई, इक्वल्स टू क्या हो गया 180। तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 30। मीन्स बाई का वैल्यू 30 आ गया, मतलब कि हर दिन के खाने का चार्ज क्या है 30 रुपीज़ है, और फिक्स चार्जेज क्या हो गया
अब x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर किसी भी इक्वेशन में हम डाल दें तो x का वैल्यू यहाँ से चाहिएगा, जो इस फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 20 इंटू बाई का वैल्यू हो गया 30 इक्वल्स टू 1000 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 माइनस 600 मीन्स 400 जो है वो है फिक्स चार्जेज। ठीक है, तो इस तरह से इसका दोनों आंसर हो गया, एक तो हो गया फिक्स चार्जेज 400 और पर डे के खाने का हो गया 30 रुपीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। और के सेकंड में क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं। फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए। तो हम मान लेंगे कि लेट न्यूमरेटर क्या है अपना, ये x है एंड डिनोमिनेटर क्या है, वो y है। अगर जो न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा अपना x बाई बाई, मीन्स x से y का वैल्यू फाइंड अगर पता हो जाए तो फ्रैक्शन पता चल जाएगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से x में से अगर जो 1 माइनस कर दें, डिनोमिनेटर को कुछ ना करें, ठीक है, व्हेन इट फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 तब ये बन जाता है 1/3। जब हम न्यूमरेटर से 1 माइनस कर देते हैं और डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करते तो तब ये बन जाता है 1/3। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू बाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, 3x माइनस बाई इक्वल्स टू 3, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड केस क्या कह रहा है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अगर जो डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर वैसे रहने देते हैं, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है कितना, 1/4। इसको अब सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, 4x इक्वल टू बाई प्लस 8, तो 4x माइनस बाई इक्वल्स टू 8, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, 3x माइनस बाई, यहाँ क्या है 4x माइनस बाई, मीन्स बाई दोनों में है। तो सिर्फ हम अगर जो किसी इक्वेशन को माइनस कर दें तो बाई वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में x का वैल्यू बड़ा है और 1 में कम है, तो 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 4x माइनस 3x क्या हो गया, x माइनस बाई माइनस माइनस बाई मीन्स माइनस बाई प्लस बाई, वो हो गया 0। ये क्या है, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, मीन्स x का वैल्यू आ गया 5 यहाँ पे डायरेक्ट। तो x का वैल्यू अगर जो 5 आ गया तो यहाँ अगर हम 5 डाल दें तो 5 और 3 इधर हो गया, x का वैल्यू 5 आ गया, तो यहाँ क्या हो गया 15 बाई इक्वल्स टू, बाई को हम राइट साइड लेके जाएंगे और 3 को माइनस इस साइड लेके आएंगे तो 3 माइनस हो जाएगा, मीन्स 3 इंटू 5 माइनस 3, ये 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5, और इस 3 को इधर लेके आते हैं तो माइनस 3 इक्वल्स टू बाई, मीन्स ये कितना हो गया 15 माइनस 3 मीन्स 12, बाई इक्वल टू हो गया 12। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, हमें फ्रैक्शन चाहिए था तो फ्रैक्शन हो गया 5/12। तो अब इसमें देख लो, अगर जो हम फ्रैक्शन में से एक माइनस कर दें, ठीक है, तो कितना रहा 5 माइनस 1 4, 4/12 कितना होता है 1/3। और क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें, ये 5/12 है, इसमें अगर 8 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 5/20, अब 5/20 का वैल्यू कितना होता है 1/4। इस तरह से ये अपना सेकंड क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे फोर्थ का थर्ड पार्ट। फोर्थ के थर्ड पार्ट में कह रहा है कि यस स्कोर्स 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यस को टोटल 40 मार्क्स आते हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मीन्स इसमें क्या है, राइट आंसर आने पे अगर यस ने जो भी स्कोर किया है 40 मार्क्स, उसमें क्या है सही मार्क्स आने पे, सही क्वेश्चन सॉल्व करने पे 3 मार्क्स मिल रहे थे, और जो गलत आंसर हुआ उसके लिए 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स माइनस हो रहे थे। ठीक है, हैड 4 मार्क्स बिन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks। अगर जो हुआ क्या स्कोर, उसको आया है टोटल 40 मार्क्स, यस को आया है 40 मार्क्स, कब, जब उसको 3 मार्क्स मिल रहा था और 1 मार्क्स कट रहा था, सही आने पे 3 मार्क्स मिल रहे थे और गलत आने पे 1 मार्क्स माइनस हो रहे थे, तब आया 40 मार्क्स। लेकिन कह रहा है कि इसका मार्क्स 40 हो जाता अगर जो इसको सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले होते और गलत आंसर्स के लिए 2 मार्क्स कटे होते हैं। ठीक है, तो क्या है, हाउ मेनी
क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे ये पूछ रहा है। तो अब क्या है, ये दो कंडीशन है कि उसको 40 मार्क्स मिल रहे हैं किस केस में, जब उसको सही क्वेश्चंस के लिए 3 मार्क्स मिल रहे थे और गलत के लिए 1 नंबर माइनस हो रहा था, और उसका मार्क्स 50 हो जाता, 50 हो जाता अगर जो उसके सही क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स मिले होते और गलत क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स कटे होते। ठीक है, यहाँ -2। तो बताना कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस 2 तरह के हैं। एक तो है कि सही क्वेश्चंस कितने किए और दूसरा है गलत क्वेश्चंस कितने किए, और सही और गलत दोनों को ऐड कर देंगे तब टोटल क्वेश्चंस होंगे। तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट राइट आंसर इक्वल्स टू एक्स। मान लेते हैं कि टोटल एक्स क्वेश्चंस उसने सही किए और रॉन्ग क्वेश्चंस मान लेते हैं कि बाई किए। सपोज कर लेते हैं कि उसने सही किए हैं एक्स क्वेश्चन, एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और बाई क्वेश्चंस उसने गलत किए। तो फर्स्ट केस में जो 40 मार्क्स मिले हैं वो कैसे आया होगा, 3 मार्क्स मिल रहे हैं हर सही क्वेश्चंस के लिए और 1 मार्क्स माइनस हो रहे हैं हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तब आया है उसके पास 40 मार्क्स। 3 प्लस में है 3 + 3 इंटू एक्स जो सही क्वेश्चंस किए, और 1 मार्क्स माइनस हो रहा है बाई क्वेश्चंस पे, तो आ रहा 40 मीन्स 3x माइनस बाई इक्वल्स टू 40। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड सिचुएशन क्या है, उसके मार्क्स 40 होते अगर जो सही के लिए 4 मार्क्स मिले होते, मीन्स 4 मार्क्स मिलते एक्स सही क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि उसने सही क्वेश्चंस एक्स क्वेश्चन सही किए हैं। अब -2 मार्क्स डिडक्ट होते जो गलत क्वेश्चन है उस पर, मतलब क्वेश्चन गलत कितने किए हैं बाई, तो वैल्यू कितना आता 50। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 तीनों में 2 कॉमन है, 2 से इसको हटा देंगे, ये क्या हो गया 2x माइनस बाई इक्वल्स टू 25। इससे 2 कॉमन लेके इसको डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से अपना ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब क्या है, x यहाँ भी प्लस यहाँ बाई है, यहाँ भी बाई है, तो सिर्फ इक्वेशन को हम माइनस कर दें किसी को, तो बाई एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो इक्वेशन 2 में x का वैल्यू ज़्यादा है, 3x है, यहाँ 2x है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 - 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इससे क्या हो गया 3x माइनस 2x, क्या बच गया x माइनस बाई माइनस माइनस बाई, तो क्या हो गया माइनस बाई प्लस बाई, मीन्स वो हो गया 0, बाई वाला टर्म 0 हो गया। और ये क्या 40 माइनस 15 सॉरी 40 माइनस 25 इक्वल्स टू क्या हो गया 15, मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया 15। अब x का वैल्यू अगर जो 15 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो बाई का वैल्यू मिल जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डालना है जिसमें आसान हो, चलो इसमें इसी में डाल देते हैं, इन 1 x का वैल्यू, तो 3 इंटू क्या हो गया 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 15 माइनस बाई इक्वल्स टू 40। ये हो गया कितना 45। इस 40 को इस साइड लेके आ जाते हैं लेफ्ट साइड, बाई को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो प्लस बाई हो गया, मीन्स ये कितना हो गया 5 इक्वल्स टू बाई, मीन्स बाई का वैल्यू हो गया 5। मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि उसने सही किए हैं कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सही किया है और 5 क्वेश्चन गलत किया है। अब ये पूछ रहा है कि टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे एग्जाम में, तो टोटल क्वेश्चंस कितना हो जाएगा, वो x प्लस बाई होगा, जो सही किया वो और जो गलत किया वो। जो क्वेश्चन स्किप किया उसकी बात यहाँ पे तो हो नहीं रही थी, इसलिए स्किप क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो x क्वेश्चन उसने सही किए और बाई गलत किए, मीन्स 15 सही किए थे और 5 गलत किए, मीन्स टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है, इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में क्या है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए और बी 2 प्लेस है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम पे ए से, ये पॉइंट है ए और ये है बी, यहाँ से एक कार चलती है और एक कार बी से चलती है, और ए दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम एट सेम टाइम फ्रॉम बी, इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार। ये कह रहा है कि अगर दोनों कार जो है दोनों एक डायरेक्शन में अगर चलते हैं, एक ए से और एक बी से, दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं तो कितने देर 5 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, और अगर जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, माने एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तब क्या है, तब 1 घंटे में मिल जाते हैं।
तो क्या है, दोनों कार्स की स्पीड क्या है, दो कार है, एक पॉइंट ए पे है, एक पॉइंट बी पे है, दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 5 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी आगे जा रहा है, उसके पीछे पीछे ये जा रहा है, तो मिलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब ये इधर चल रहा है ए से और ये इधर चल रहा है, तब 1 घंटे बाद मिल जाते हैं, क्योंकि कहीं पे बीच में मिल जाएंगे। अब कह रहा है दोनों कार की स्पीड क्या है, ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे ए पॉइंट से जो कार चलेगी हम उसको कार ए मान लेंगे, जो कार बी पॉइंट से चलेगी उसको हम कार बी मान लेंगे, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू एक्स, स्पीड ऑफ कार बी इक्वल्स टू बाई, ठीक है। तो अब क्या है, इन दोनों का स्पीड तो पता चल गया कि हमने मान लिया कि एक्स है और बाई है। अब हम देखेंगे कि अगर जो दोनों कार एक डायरेक्शन में चल रही थी दोनों कार, तो उसमें क्या है, सपोज इस पॉइंट पे जाके दोनों मिला, ठीक है, तो हम सपोज इस पॉइंट पे जाके दोनों कार मिल गया, तो ये पॉइंट कितना दूर है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि 5 घंटे बाद मिली है, तो ये भी कार 5 घंटे चली है और ये भी कार 5 घंटे चली है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है हमेशा और कहीं जाके मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि फर्स्ट केस में क्या है कि दोनों कार 5 घंटे चली है और दोनों कहीं जाके मिले हैं, तो 5 घंटे में ये कार कितना चलेगी और ये कार कितना चलेगी, ये देखना है। अब ये कार 5 घंटे में जितना चलेगी और ये कार जितना चलेगी, उसके बीच में 100 किलोमीटर का गैप होगा, क्योंकि ये कार तो पीछे से चल रही है, ये कार यहाँ से चल रही है और 5 घंटे चली है, तो इसका स्पीड है ए। तो डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो ए जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन 5 आवर्स, ठीक है, इन 5 आवर्स की अगर हम बात करें, ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 5 इंटू एक्स स्पीड से चल रही थी, 5 आवर्स चली है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड है x और टाइम है 5, तो 5x किलोमीटर ए चली है, मतलब ए चली होगी यहाँ से यहाँ तक, जब जिस भी पॉइंट पे हम मान लेते हैं दोनों मिल गया, तो इसको 5 घंटे ही चली है, तो 5 घंटे में कितना चली, 5 इंटू एक्स। और ये कितना चली है 5 घंटे में, बी कार कितना चली है, बी की स्पीड है कितना, 22 है, तो वो भी 5 आवर्स चली है और स्पीड 22 से चली है। तो ये डिस्टेंस जो भी चली होगी वो तो यहाँ से यहाँ तक चली है और ये यहाँ से यहाँ तक चली है, तो बड़े वाले डिस्टेंस में अगर छोटे वाले डिस्टेंस को घटा देंगे तो दोनों के बीच का जो गैप है 100 किलोमीटर का वो आ जाएगा। तो ये अपना हुआ फर्स्ट इक्वेशन कि फर्स्ट कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो कितना किया गया, 5 इंटू एक्स। सेकेंड कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो कितना था, 5 इंटू बाई। और अगर जो ए के डिस्टेंस से अगर बी के डिस्टेंस को माइनस कर दें तो वो 100 किलोमीटर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का गैप 100 किलोमीटर है। यहाँ से हम 5 को कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, x माइनस बाई इक्वल्स टू 20। 5 कॉमन लिया और यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया, या तो दोनों साइड से 5 कॉमन ले लिया, ऐसे कह लो। तो ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन कि x माइनस बाई इक्वल्स टू 20। सेकेंड केस क्या कह रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो 1 घंटे बाद अगर जो दोनों मिल रहे हैं तो दोनों चले हैं तो सिर्फ 1 घंटे, तो 1 घंटे में ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर से हम डिस्टेंस की ही बात करेंगे। तो इन 1 आवर के केस में क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए कितना डिस्टेंस सपोज करते हैं 1 घंटे बाद यहाँ पे मिल गया दोनों, तो 1 ही घंटे ये भी चला, 1 ही घंटे कार बी भी चली है, तो ए कार कितना डिस्टेंस चली है 1 घंटे में, 1 इंटू इसका स्पीड है एक्स, तो वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल की, मीन्स ये डिस्टेंस हो गया 1 इंटू एक्स। और अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कार बी के द्वारा, वो भी 1 घंटे चली है और 22 स्पीड से चली है, तब दोनों का जो स्पीड ये होगा डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को अगर ऐड करें तो क्या होगा 100 किलोमीटर होगा, क्योंकि दोनों के बीच के तो का गैप तो 100 किलोमीटर ही था। मीन्स यहाँ से क्या आ गया, x प्लस बाई इक्वल्स टू 100 आ गया। ये अपना बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, x माइनस बाई इक्वल्स टू 20, एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू 100, तो हमें x बाई का वैल्यू चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम सिर्फ ऐड कर दें 1 प्लस 2 कर दें तो क्या होगा, ये x प्लस एक्स 2x हो गया, प्लस बाई माइनस बाई 0 हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 100 और 20 120, तो x का वैल्यू कितना हो गया 60, 120 डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। x क्या था, a का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर।
अब क्या है, हमें चाहिए बाई का भी स्पीड चाहिए, बी का भी स्पीड चाहिए, सॉरी। तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100 है, एक्स इक्वल्स टू 60 है, तो बाई इक्वल्स टू क्या हो गया 40, 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40। ये हो गया क्या, किलोमीटर पर आर इसका स्पीड है, इसका किलोमीटर पर आर, ये दोनों का स्पीड हो गया 60 और 40। ए का स्पीड 60 किलोमीटर पर आर, बी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आर। हमें फाइंड आउट क्या करना था, वाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार। तो यही स्पीड हो जाएगा, कार ए का स्पीड 60 किलोमीटर पर आर और बाई का स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आर। ध्यान क्या देना है यहाँ पे, हम डिस्टेंस कवर जो कर रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट केस में क्या है, दोनों 5 घंटे चली थी, तो 5 घंटे में एक्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो यहाँ से यहाँ तक गया, और उसी 5 घंटे में बी यहाँ से यहाँ तक गया। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, 5 इंटू इसका स्पीड, और ये डिस्टेंस 5 इंटू इसका स्पीड। अब दोनों को माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच का गैप 100 आ जाएगा। और सेकेंड केस में क्या है, दोनों 1 घंटे चली है और एक डायरेक्शन में चली है, तो एक्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 इंटू एक्स, बाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 इंटू बाई, दोनों को ऐड करेंगे तब यहाँ पे 100 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का गैप यहाँ भी 100 है। तो इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फोर के फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स। अगर जो लेंथ को 5 यूनिट माइनस कर दें और जो चौड़ाई है ब्रेड्थ है उसको हम अगर 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें, तब क्या होता है, इसका टोटल एरिया है 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड केस का क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें एंड ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, तब एरिया क्या होता है 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का डायमेंशन बताना है, तो डायमेंशन को हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि उसका लेंथ x है और ब्रेड्थ y है, ठीक है। लेट लेंथ इक्वल्स टू x ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये है इसका लेंथ, ये है इसका ब्रेड्थ। तो अब क्या है, फर्स्ट केस में इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर जो कुछ नहीं करते तो इसका एरिया क्या होता है x इंटू बाई, ये इसका एरिया होता। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि अगर जो लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट, लेंथ को फर्स्ट केस लेंथ को अगर हम 5 यूनिट रिड्यूस कर देते हैं और ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, इसमें 3 यूनिट बढ़ा देंगे, तब एरिया इतना हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये जो एरिया हुआ 9 यूनिट कम हो गया। तो क्या हो गया इसमें, जब हम लेंथ में 5 यूनिट माइनस कर देंगे और बाई में से अगर जो 3 यूनिट ऐड कर देते हैं ब्रेड्थ में, तब क्या हो रहा है, इसका एरिया 9 यूनिट कम हो जा रहा है। तो 9 यूनिट कम हो रहा है पहले वाले से, मीन्स पहले वाला जो एरिया था x माइनस बाई, इसमें से अगर इसको हम माइनस करें पहले वाले एरिया से बाद वाले एरिया को, तो 9 यूनिट होगा। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, x बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई माइनस 5 बाई प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 9। तो ये क्या हो गया, अब इसको हम माइनस कर लेंगे, x बाई माइनस एक्स बाई, या इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ये x बाई से x बाई चला गया 0 हो गया, प्लस 3x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 5 बाई प्लस 5 बाई हो गया, और ये क्या हो गया प्लस 15 राइट साइड जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, तो माइनस 15 हो गया राइट साइड जाके तो क्या हो गया ये -6। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि अगर जो हम सेकेंड केस में कह रहा है अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ा दें, तब 67 यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाता है। लेंथ को अगर जो 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ा दें, 3 और 2 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट, ठीक है, तब क्या हो रहा है, तब जो एरिया है ये 67 यूनिट ज़्यादा है, मीन्स पहले वाले से ज़्यादा। तो पहले वाले को यहाँ घटाएंगे तो 67 यूनिट आएगा, क्योंकि पहले वाले से 67 ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 67 होगा। इसका वैल्यू क्या हो गया, एक्स बाई, ये हो गया एक्स बाई प्लस 2x प्लस 3 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, प्लस 6 माइनस एक्स बाई इक्वल्स टू 67। ये एक्स बाई खत्म हो जाएगा यहाँ पे, 2x प्लस 3 बाई अपने पास क्या हो गया, ये
2x प्लस 3 ये 67, ये 6 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया 61। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में -3x है प्लस 5y, इधर क्या है 2x प्लस 3y। तो कॉमन कोई भी वेरिएबल पूरी तरह से कॉमन नहीं है, तो दोनों में हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे 3x माइनस है, यहाँ पे 2x प्लस में है, तो x वाले को ही हम इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि फिर ऐड करने पे 2x खत्म हो जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का कांस्टेंट 6 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना, -6x प्लस 10y इक्वल्स टू -12। ये अपना मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन मान लो इसको। फिर इसमें क्या करेंगे, ये हो गया अपना 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 318, ये इतना हो गया। ये अब मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दो तो -6x प्लस 6x खत्म हो जाएगा, और 10y प्लस 9y 19y इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया अपना 171। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 171 डिवाइडेड बाई 19 इक्वल्स टू 9। y का वैल्यू 9 आ गया। y का वैल्यू अब इक्वेशन 2 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 2, 2x प्लस 3 इंटू वाई 3 इंटू 9 इक्वल्स टू 61, मीन्स 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, 61 माइनस 27, ये कितना हो गया 4 3। ठीक है, इतना हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 17। 2x इक्वल्स टू 34 है, तो x का वैल्यू 17 हो गया। तो ये अपना आ गया दो वैल्यू y और x का, मीन्स क्या हो गया अपना, हम लेंथ हो गया अपना 17 मीटर और ये हो गया 9 मीटर। ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरह से अपना ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर से ज़रूर करें। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।